1956 का अप्रैल माह कक्षा 8 की परीक्षा देकर देवरिया से काशी आया था। मेरे भैया ट्रांसशिपमेंट में क्लर्क थे और हाल ही में DLW स्थापित हो गया था और उसमें कार्य करने वाले लोगों का समूह रेलवे कॉलोनी में बने क्वार्टर्स में उनका निवास रहता था। ट्रांसशिपमेंट में सैकड़ों कर्मचारी कार्यरत थे, लेकिन समय मिलने पर वे आपस में बैठकर चर्चा करते थे। चर्चा वही मनगढ़ंत कथा रस की, जो जाड़े के दिनों में पंडित राम बालक शास्त्री की एक रचना है, उसमें उन्होंने व्यक्त किया है कि कृषक मनगढ़ंत कथा रस छानता, फिर बिछा कर सेज पुआल का कठिन रात उसी पर काटता। तो मनगढ़ंत कथाएं बराबर समाज में प्रसिद्ध रही। DLW के श्रमिक और ट्रांसशिपमेंट के जो श्रमिक थे, लिपिक थे, रेलवे कॉलोनी के क्षेत्र में एक साथ पार्क में बैठकर और मनगढ़ंत कथाओं का प्रवाह चला करता था। एक प्रसंग जो आज के समय में या उस कालखंड में भी प्रासंगिक था, एक ने सुनाना शुरू किया कि अयोध्या में भगवान राम सिंहासनारूढ़ हो गए और विभीषण, सुग्रीव आदि सभी वापस चले गए थे। हालचाल जानने के लिए भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि विभीषण का हालचाल लंका में जाकर ले आओ। कथा में प्रासंगिकता थी, प्रवाह था। वहाँ हनुमान जी पहुँचे विभीषण के राज्य में, तो जितने भी पौधे लगाए गए थे उनकी रक्षा के लिए बाड़ था, सब्जियों की खेती थी, आलू, गोभी, लौकी, कोहड़ा, यानी सब का विस्तार था और उसकी घेरेबंदी भी की गई थी, बाड़ भी लगाया गया था। हनुमान जी जब लंका में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने बाढ़ की दशा को देखा। यानी बाढ़ जो है स्वयं लौकी और कोहड़ा बाढ़ स्वयं खा रही, जो रक्षा के लिए सब्जियों के लगाए गए थे और जिनके सिंचन का कार्य श्रमिक किया करते थे, कृषक किया करते थे, उनको सुरक्षित करने के लिए जो बाड़ लगाया गया था, बाड़ स्वयं ही उनका भोजन कर रहा था। यह दशा देखकर हनुमान जी के मन में चिंता पैदा हुई कि आखिर रावण के राज्य में तो ऐसी प्रक्रिया थी कि स्वयं रक्षक भक्षक हो गया था, किंतु उनके भाई विभीषण के राज्यारोहण के बाद भी यह परंपरा बनी हुई है। हनुमान जी को देखकर आश्चर्य हुआ, चकित हुए। इस प्रकार की घटनाएं उन्होंने लंका में
विभीषण के राज्य में अनेक बार देखी। आखिर राज्य तो भारत का अब आजादी का स्वरूप पा गया था, लेकिन जो रक्षक थे वो भक्षक का कार्य कर रहे थे उस कालखंड में। और उस कालखंड में ट्रांसशिपमेंट के श्रमिक और DLW में काम करने वाले श्रमिकों के मन में यह उद्गार, ये भाव निहित था। इससे स्पष्ट होता है कि वह कालखंड जो कथित आजादी का है, उसी कालखंड में जो रक्षक है, जो शिक्षक है, वह स्वयं चोरी कर रहा है। जो रक्षक है वह बाढ़ के रूप में रक्षा का कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि वह स्वयं ही प्रवृत्त होकर के समाज के भीतर उनके शोषण का, उनकी प्रकृति का लाभ उठाने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में भी आप देखेंगे कि जो कार्मिक हैं, जो अधिकारी हैं, वे अधिकारी शोषण करते हैं और रिश्वत लेते हैं, मांग करते हैं, चाहे लेखपाल हो या तहसीलदार हो। वर्तमान शासन में कठिनाई है, जांच की जा रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन यह कालखंड आज से नहीं 1956 से ही प्रारंभ है, जहां पर पहले लोगों के भीतर करुणा थी, दया का भाव था, असत्य का बोध नहीं था। लेकिन आज़ादी मिलने के बाद झूठ का अंबार हो गया और जो रक्षक थे वो भक्षण में प्रवीण हो गए। अब भक्षण की प्रवृत्ति इतना विस्तार पा गई कि आज भी उनके भीतर वह भावना बनी हुई है। जो देहात का, जिले का संरक्षण करते हैं, उनके भीतर कुटिलता और रिश्वतखोरी का भाव ज़्यादा पनप गया है। चाहे लेखपाल हो, चाहे चौकीदार हो, कर्मचारी हो, किसी भी विभाग में, तंत्र में, उन तंत्र को देखा जाए तो रिश्वत का प्रभाव अत्यंत कठिनाई के बावजूद छिपे तौर पर चल रहा है। निसंदेह समाज का कल्याण उससे नहीं हो सकता। विभीषण की संकल्पना, विभीषण के राज्य की संकल्पना करने का कार्य, घटना जो हमने 1956 में 8वीं कक्षा की परीक्षा देकर देहात से काशी में आया था, उनके मुंह से सुना था, वह आज भी विद्यमानता में है। जो समाज के संरक्षक हैं, जो समाज के पालक हैं, जो समाज के प्रतिनिधि हैं, उन प्रतिनिधियों में घूसखोरी, रिश्वतखोरी क्या व्यापक प्रभाव है। और विदेशों में से जो आयात किए जाते हैं उसमें भी उनका भाग बना रहता है। जो निर्यात किया जाता है उसमें भी उनकी सहभागिता बनी रहती है। समाज का यह रूप, समाज की यह प्रकृति जो कभी गांव में समूह के सामने असत्य लोग नहीं बोलते थे, किंतु उस कालखंड से, आज़ादी के कालखंड से वो अधिवक्ता न्यायालयों में झूठ बोलते हैं, झूठा पक्ष रखते हैं, झूठी गवाही दिलवाते हैं और इस प्रकार से न्यायालय भी उसी झूठी संकल्पना में निर्णय करता है। आज देश का सारा परिवेश विकृत मानसिकता में व्याप गया है। जिस कालखंड में आज़ादी मिली थी उस कालखंड में नियंत्रण की स्वाभाविकता होनी चाहिए थी, लेकिन उस कालखंड से जो जीवन की धारा, जो जीवन में कपट का जाल फैला, प्रविष्ट हुआ, वह आज भी
विद्यमानता में है, क्योंकि आदतें जो पड़ जाती हैं वे आदतें हमेशा अपनी कुटिलता की जाल में घेरे रखती हैं। निसंदेह समाज का वह वर्ग जो समाज का शोषण करता है, जो समाज में झूठी संकल्पनाएं प्रस्तुत करके धन का शोषण करता है, राजनीतिक दल उसी धारणा में आज विद्यमानता में है। भारतवर्ष का शोषण 1947 से तत्कालीन प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था, और यह सही है कि तुम हमको सत्ता दे दो और तुमको तुम्हारा यश, झूठा यश मैं कोने कोने में फैला दूंगा। वही काम हुआ, गांधी की हत्या हुई, उनका यश फैलाया गया और जिसको सत्ता मिली उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी इस भावना में, भारत के शोषण में सदैव बनी रही, लगी रही, और परंपरा में जो उत्कोच है, रिश्वत है, निर्यात में, आयात में लिया जाने लगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए उस विभीषण के कालखंड की मनोहारी मनोरंजक कथाओं का स्मरण करते हुए यह पुनः निवेदन करता हूँ कि आज के समय में व्यापक राष्ट्रीय शासन की कठिनाई के बावजूद जो धारा 1947 से बही, वह धारा आज भी किसी न किसी अंश के रूप में विद्यमानता में है, जिसके समापन का कार्य किया जाना अपेक्षित है।